दोस्तों अरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाली कंपनी है जो सऊदी अरब की है। और इस कंपनी ने सऊदी अरब की पूरी काया ही पलट कर रख दी। एक तरफ जहां सऊदी अरब के पास कुछ नहीं होता था, इस कंपनी के आने के बाद से सऊदी अरब ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ और आज इस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो लगभग 180 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें कि अगर आप देखें तो 10 से 20 पाकिस्तान तो ऐसे ही बन जाएंगे। और अगर पिछले साल के रेवेन्यू की बात करें तो इनका लगभग 13.41 लाख करोड़ रुपए का इनका पूरा एक साल का रेवेन्यू रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरामको कैसे बनी और कैसे इसने सऊदी अरब की किस्मत को पलटकर इतना अमीर देश बना दिया। तो दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों वो दौर था 30 के दशक का। दोस्तों उस दौर में दुनिया दूसरा विश्व युद्ध झेल चुकी थी और जो दुनिया के देश थे वो आर्थिक मंदी झेल रहे थे। सभी चाहते थे कि हम नई नई जो कंपनियां उनको लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करें। इसलिए सभी देशों में ये होड़ लगी हुई थी कि वो नई नई कंपनियां स्थापित करें और जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं। इसी कोशिश में अमेरिका भी था और उस समय पर सऊदी अरब में कुछ नहीं हुआ करता था, केवल बंजर ज़मीन थी, ना कुछ इंडस्ट्रीज थी, ना सऊदी अरब के पास इतना पैसा हुआ करता था कि वो अपने यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सके। इसीलिए साल 1933 में अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम सऊदी अरब में तेल की खोज करें और उस तेल को बेचकर फिर हम ज़्यादा पैसा कमाएं। और अमेरिका ने साल 1933 में सऊदी अरब के जो राजा हुआ करते थे अब्दुल अजीज, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि भैया हम तेल की खोज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर तेल मिल जाता है तो उसको बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा आधा आप लेंगे और आधा हम लेंगे। इस तरह से अमेरिका ने अपना पूरा प्लान उनको समझाया। अब लेकिन दोस्तों आप ये सोचेंगे कि राजा को क्या जरूरत थी अमेरिका से तेल निकलवाने की, वो तो खुद ही निकाल सकते थे। तो दोस्तों उस समय पर सऊदी अरब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकें और इनमें काफ़ी सारा पैसा खर्च होता और पैसा तो खर्च होता ही, साथ में ये भी गारंटी नहीं थी कि तेल मिले भी पाएगा या नहीं। तो इस तरह से राजा ने यही सोचा कि क्यों ना दूसरी कंपनी से इन सब चीज़ों को करवा लिया जाए, बैठे बैठे 50% मुनाफा मिल जाएगा, क्या ही दिक्कत है। अब अमेरिका ने तेल की खोज करने का जिम्मा दिया कैलिफोर्निया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को। इस कंपनी ने अपने 2 एक्सपर्ट भेजे कि भैया आप जाइए और सऊदी अरब में तेल की खोज कीजिए। ये जो एरिया था सऊदी अरब का, ये लगभग अमेरिका के टेक्सास राज्य के 2 हिस्सों के बराबर था। इतना बड़ा राज्य था और वहाँ पर भयंकर गर्मी भी पड़ती थी। तो ऐसे में तेल खोजना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये जो इस कंपनी के एक्सपर्ट थे ये वहाँ पर गए और इन्होंने लगातार मेहनत की। लगभग 3 साल की मेहनत करने के बाद इन्होंने 6 ऐसे स्पॉट देखे जहाँ पर तेल मिल सकता था और उन 6 स्पॉट की खुदाई भी की। लेकिन उनको उस खुदाई के दौरान कुछ नहीं मिला। तेल तो तेल, वहाँ पर तेल से जुड़ी कुछ चीज़ें भी नहीं मिली। और जो लास्ट इन्होंने छठी ड्रिल की, जहाँ पर इनको ज़्यादा उम्मीद थी, वहाँ पर इन्होंने लगभग 4,500 फीट की खुदाई भी कर डाली, लेकिन वहाँ पर इनको कुछ नहीं मिला। अब एक तरफ 3 साल का टाइम हो चुका था और कंपनी के लगभग लाखों डॉलर भी वहाँ पर खर्च हो चुके थे। तो कंपनी का सब्र जवाब देने लगा और कंपनी ने जो अपने एक्सपर्ट थे उनको वापस बुलाने के लिए कहा कि भैया आप रहने दें, काफ़ी सारा खर्चा ऑलरेडी हो चुका है और तेल यहाँ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आप वापस आ जाइए। लेकिन कंपनी के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने एक जगह और ऐसी स्पॉट की जहां पर तेल मिलने की संभावना थी। हालांकि कंपनी ने उनको वापस आने के लिए ऑर्डर दे दिए थे, उसके बाद भी उन्होंने 7वीं जगह पर ड्रिल करने का फैसला किया क्योंकि उनको वहां पर उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। और वहां पर केवल 400 फीट की खुदाई करने पर ही उनको अथाह तेल का भंडार मिला। बस वो दिन था। वहीं से फिर सऊदी अरब की किस्मत धीरे धीरे पलटती चली गई। तेल मिलने के पहले दिन ही वहाँ पर लगभग 1500 बैरल कच्चा तेल कंपनी ने निकाला और देखते ही देखते ये तेल बढ़कर 4000 बैरल तक कुछ ही दिनों में पहुँच गया। और फिर धीरे धीरे तेल को अमेरिका भेजने का पूरा प्रोसेस किया गया क्योंकि सऊदी अरब में कच्चा तेल निकल रहा था और वहाँ पर उसको पूरी तरह से प्रोसेस करके डीजल या पेट्रोल में बनाना उतना आसान नहीं था। इसलिए अमेरिका ने एक पाइपलाइन बिछाई जहाँ से सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर अमेरिका में जाता और अमेरिका फिर उसको प्रोसेस करके अलग अलग मार्केट में बेचता। ये पूरा प्लान था और उससे जो प्रॉफिट होता वो उसको सऊदी अरब को भी देता। और इसी सब प्रोसेस को करने के बाद साल 1939 में जो सऊदी अरब के राजा थे उन्होंने फाइनली एक टोंटी खोली जिससे तेल सऊदी अरब से लेकर यूएस के गोल्ड कोस्ट तक गया। वहाँ पर ऑफिशियली फिर साल 1939 में ही अरामको कंपनी की भी शुरुआत हुई। अब सऊदी अरब और अमेरिका दोनों मिलकर अपने इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे। तभी आ गया साल 1971 और 1971 में जो ये पूरा तेल था सऊदी अरब से जाने वाला अमेरिका, ये एक साल में लगभग 100 करोड़ बैरल से भी ऊपर का हो चुका था। काफ़ी मात्रा में तेल निकाला जा रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट अमेरिका को हो रहा था क्योंकि सऊदी अरब से जो तेल अमेरिका खरीदता था वो कच्चा तेल खरीदता था और वो बेहद ही कम कॉस्ट पर खरीदता था और उसको खुद प्रोसेस करके उसको जब बेचता था तो वो ज़्यादा महंगे रेट पर बेचता था। तो इससे सऊदी अरब को लगा कि उसका तेल जो है उसको ही कम प्रॉफिट दे रहा है। इसलिए सऊदी अरब ने सोचा कि क्यों ना इस अरामको कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए।
जिससे कि अपना कंट्रोल इस पे रख सके। लेकिन 1960 में ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बन चुकी थी, ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो भी ऐसी कंट्री हैं जो कच्चा तेल प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करती हैं, उन सब का ये पूरा ग्रुप था जो ये मांग कर रहे थे कि भैया हमारे तेल की भी हमको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इस तरह से फिर सऊदी अरब की भी जहाँ कॉस्ट अमेरिका कम दे रहा था, वो भी इस मांग पर अड़ गए कि भैया हमको भी अपने तेल की कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से फिर उन्हीं सब चीज़ों को ढाल बनाकर सऊदी अरब ने कंपनी की हिस्सेदारी धीरे धीरे खरीदनी शुरू कर दी। साल 1973 में उन्होंने 25% हिस्सेदारी खरीदी, 1974 में 60% हिस्सेदारी खरीदी और फाइनली 1980 आते आते उन्होंने पूरी 100% जो हिस्सेदारी थी वो अरामको कंपनी की खरीद ली और फिर ये कंपनी का नाम हो गया सऊदी अरामको। फिर इससे अमेरिकी का जो हाथ था वो पूरी तरह से हट चुका था और फिर कंपनी का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर सऊदी अरब के दहरान में कर दिया गया और कंपनी का संचालन फिर पूरी तरह से सऊदी अरब करने लगा। सऊदी अरब ने कंपनी के जो ऑयल था उसको निकाल कर उसको फिर से प्रोड्यूस करके और उसको प्रोसेस करके फिर अलग अलग देशों को खुद ही बेचने लगे, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। अच्छा खासा पैसा आने के बाद अलग अलग चीज़ों में उन्होंने फिर पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया और जहाँ एक तरफ सऊदी अरब में कुछ नहीं था, वहाँ पर देखते ही देखते सऊदी अरब में बड़ी बड़ी हाई राइज मंजिला खड़ी होने लगी, तगड़े तगड़े रोड बनने लगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया। इस तरह से सऊदी अरब की काया ही पलट दी पूरी कंपनी के दम पर। और साल 2018 में कंपनी ने 13.6 बिलियन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना तेल किसी कंपनी ने एक दिन में कभी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इस तरह से कंपनी का तेल जैसे जैसे बिकता गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तेजी से बढ़ती गई। अब सऊदी अरब पैसे में खेल रहा था, पैसा ही पैसा आ रहा था, लेकिन सऊदी अरब भी जानता था कि ये पैसा ज़्यादा दिन नहीं आ सकता, क्योंकि हम जिस चीज़ को बेच रहे हैं वो एक दिन ना एक दिन तो ख़त्म होनी ही है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद तो वो ख़त्म होगा ही। क्यों ना अपनी इस कंपनी को सिक्योर कर दिया जाए, जिससे कि भैया अपनी जो इनकम है वो आती रहेगी। तो इन्होंने अपनी कंपनी का IPO निकालने का प्लान किया। साल 2017 में इन्होंने ये प्लानिंग की थी और इन्होंने अपनी प्लानिंग की थी कि हम अपनी कंपनी का केवल 5% का IPO लॉन्च करेंगे और उसकी कीमत थी लगभग $1.7 ट्रिलियन। हालांकि उस समय पर इतनी बड़ी वैल्यूएशन कंपनी किसी की थी ही नहीं, तो अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी थी तो उस टाइम बन ही चुकी थी। लेकिन फिर जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर थे उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़े अपने हाथ खींचे। अभी आपको लगे को यार इतनी बड़ी कंपनी है तो सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था कि कंपनी पूरी तरह से तेल पर डिपेंडेंट है और कंपनी का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। 10-20 साल में तो पेट्रोल या डीजल की मांग खत्म ही हो जाएगी, दुनिया EV पर शिफ्ट हो रही है। तो अगर वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उतना प्रॉफिट उनको नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो ये कंपनी का IPO है वो किसी बड़े एक्सचेंज पर ना आकर सऊदी अरब के खुद के छोटे से एक्सचेंज पर आ रहा था, तो वहाँ पर भी जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि अगर ये किसी बड़े देश के एक्सचेंज पर अगर IPO लाते तो शायद हम पैसा लगा भी देते। ये तो भैया खुद के सऊदी अरब के छोटे से एक्सचेंज पर है, तो अगर हम इसमें पैसा लगा भी देंगे तो इसमें हमको फिर आगे जाकर काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इसमें पैसा नहीं लगाया। तो इन सब कारणों को देखते हुए फिर सऊदी अरब ने सोचा कि भैया अपने इस जो IPO को 5% से घटाकर लगभग 1.5% का IPO ही अपना निकालते हैं। और उन्होंने उस IPO को निकालने के लिए दूसरे देशों के बजाय अपने देशों के लोगों को ही फोकस किया और अपने लोगों को ही कहा कि भैया आप ये इसका IPO खरीदें। उसके जगह जगह ऐड भी चलाए गए IPO लाने के लिए। और उनका केवल 1.5% का जो IPO लॉन्च हुआ वो भी लगभग $25.6 बिलियन का हुआ, जो कि सबसे बड़ा IPO था उस लिहाज से। और वो भी केवल 1.5% था, अगर ज़्यादा होता तो कितना होता आप खुद ही सोच सकते हैं। कंपनी का जो ऑयल का प्रोडक्शन है आज वो लगभग हर बड़े देश में जाता है, अमेरिका से लेकर UK तक हर किसी देश में आज अरामको का तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। और कंपनी आज लगभग अगर टोटल वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 180 लाख करोड़ की हो चुकी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल वे में तो 10-20 पाकिस्तान तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी आज के ज़माने में हो चुकी है और इसमें देश विदेश के लगभग 70 से 75 हज़ार लोग आज काम करते हैं। और कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही लगभग 14 लाख करोड़ का रहा है, जिसमें अपने आप में ही इनके एक साल के रेवेन्यू में ही कई सारी बड़ी कंपनियों का पूरे टोटल वैल्यूएशन है। तो दोस्तों इस तरह से अरामको कंपनी ने सऊदी अरब की किस्मत पलट कर रख दी। तो दोस्तों ये थी अरामको की पूरी कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।